हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। यह बैटल थ्रू दी हेवंस फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 525। जन ने पिछले एपिसोड में याओलिंग के इशू को रिजॉल्व कर दिया था। जैसे याओलिंग और इमोर्टल याओजू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं जब वो जान से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जान ऐसी जगह के बारे में पूछता है जहाँ पे वो अपनी सोल को टेम्पर कर सके, लेकिन इमोर्टल याओजू रिप्लाई करती हमारे पास ऐसा कोई प्लेस नहीं है। फिर वो गायब हो गई थी। पीछे रह गई याओलिंग जो कि जियान को विदा करने वाली थी। वो कुछ समय के बाद रुक के बोलती है, जियान क्या तुम्हें सच में अपनी सोल को टेम्पर करना है। अब चलो आगे की स्टोरी को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो जियान ने ऐसे ही पूछ लिया था और उसे ऐसी ही फीलिंग आ रही होती कि इमोर्टल एनवो याओजू ने ऐसी सोल कल्टीवेशन से रिलेटेड जगह को छिपा रखा होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली याओलिंग उसे ऐसा सरप्राइज देगी। कुछ पलों की शांति के बाद जब वो याओलिंग के सीरियस एक्सप्रेशन को देखता है, वो अचानक से पूछता है, तुम जानती हो इस लड़की को जरूर कुछ कहना था। याओलिंग की बड़ी बड़ी आंखें लेफ्ट और राइट देखती हैं जैसे वो सराउंडिंग को स्कैन कर रही हो। फिर वो कहती हाँ। वो अपनी आवाज को धीमे करके फुसफुसाती है कि हमारे याओशी वंडरलैंड की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस चीज टियान शुई है। ये पूरे जेड लेक एरिया में फैली हुई है। जियान इंटरेस्ट के साथ बोलता है, टियान शुई इस याओची इमोर्टल में बहुत सारी नदियां थी और उसने इनके अंदर कुछ अनयूजुअल फील किया होता है। बस वो और इतना कमजोर था कि जियान उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन एक बात तो उसके दिमाग में क्लियर थी कि टियान शुई ये नॉर्मल पानियों जैसा नहीं होने वाला। यालुंग दो शब्दों को बोलती है, याओची टियानजी, लेकिन तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन टाइट हो गए थे जैसे उसने कोई टैबू मेंशन कर दिया हो और उसका चेहरा अनयूजुअली केयरफुल हो जाता है। वो आगे कंटिन्यू करती है कि मैं तुम्हें याओशी टियानशु भेजूंगी जब तुम वहाँ पे कल्टिवेट करना खत्म कर चुके हो, तो इस हेवन स्टोन को क्रश कर देना। मैं तुम्हें सेंस करके लेने आऊंगी। मैं उसके बाद पर्सनली तुम्हें मेडिसिन रिफाइनिंग हॉल लेके जाऊंगी। उसके बोलने के लहजे से साफ समझ में आता है कि वो कुछ ऐसा कर रही है जो कि याओशी वंडरलैंड के रूल्स को वॉलेट करता है। ये याओशी टियानशी इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट फॉरवर्ड लैंड होगी। अगर खुद लेडी याओची या फिर याओलिंग को छोड़ दिया जाए, इसे फ्यूचर सक्सेसर चुना गया था, तो इवन इमोर्टल एनवो याओजू भी वहाँ पे जा नहीं सकती है। हम बस ऐसे इस जगह की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। याओलिंग कहती है, और ध्यान रखना याओशी टियानशी के अंदर समय का भाव बहुत धीमा है, इसलिए तुम्हें मेडिसिन पिल मीटिंग के बारे में चिंता नहीं करनी होगी। उसकी आंखों में नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। वही पे सुन के जियान सच में अच्छा महसूस करता है। वो हाथ कब करके बोलता है, थैंक यू। याओलिंग कहती है, तैयार रहो, मैं तुम्हें टियानशी में जाने में हेल्प करती हूँ, लेकिन वहाँ कैसी अपॉर्चुनिटी को तुम हासिल कर सकते हो ये तुम्हारे फॉर्चून पे डिपेंड करेगा। ये कहती उसके सीने से एक रोशनी बाहर आई थी जो कि हरे यानी कि टर्कोइस इमोर्टल लोटस में बदल जाती है। ये चीज जिस पल अपीयर होती है, वेंग 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 की आवाजों के साथ स्पेस ट्रेम्बल होने लगा था। वो एंशिएंट और डेसोलेट ऑरा फैलता है। जन इस चीज को देख सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है, ये लगता है ये उसे कुल लेडी याओची ने दिया होगा, बट वो हेजिटेट नहीं करता। जन कदम बढ़ा के चुपचाप से लड़की के बगल में खड़ा हो जाता है। गूंजती याओलिंग की आवाज, इमोर्टल लोटस गाइड द वे। वाइड डिटेक्शन। उस इमोर्टल लोटस ने तुरंत ही जन की बॉडी को ढक लिया था। फिर स्पेस ट्विस्ट होता है, खुलता है एक दरवाजा। अगले पल जन को एक अनजाने स्पेस के अंदर खींच लिया गया था। उसके कान में याओलिंग की जेंटल आवाज रह जाती है कि जियान, ये याओची टियानशी ऐसा प्लेस है जहाँ के हाईएस्ट लेवल पे बस लेडी याओची जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी इस बार हेल्प की इसलिए मैं तुम्हें रिपेयर जरूर करूंगी। मैं किसी के एहसान को अपने ऊपर नहीं रखती हूँ, लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें डिफीट जरूर करूंगी। याओलिंग अपनी लॉन्ग स्कर्ट से मिट्टी को हटाती है। उसका वो नॉर्मल काम कंपोजर वापस लौट आया था। वो जाने लगी थी याओची पैलेस की तरफ बिना ईवी स्प्रिट के खतरे के, याओची फाउंडेशन की सपोर्ट के साथ, और साथ में अपना टैलेंट। इवन एक थर्ड और फोर्थ रिइंकार्नेशन लेवल का एक्सपर्ट भी उसकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता है। हाउएवर जस्ट इसी इंस्टेंट में उसके दिमाग में गूंजती एक गहरी आवाज जो कहती है, लिंगर, याओची टियानशी के अंदर एक विजिटर है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो। ये सुन के याओलिंग वहीं पे जम गई होती है। वो मनी मन में सोचती है, क्या कि मेरी चोरी पकड़ी गई। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसके हिसाब से एंशिएंट इमोर्टल लोटस और होली फ्लेम की हेल्प से उसका टियानशी में जाना पकड़ा नहीं जाएगा। फिर कोई इसके बारे में कैसे जान सकता है। जब वो सोचती है, अगर याओजी इमोर्टल एनवॉय ने पकड़ लिया कि जियान याओची टियानशी के अंदर जा चुका है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। दूसरी तरफ जब बोलने वाले का रिप्लाई नहीं आता, वो आवाज फिर से कहती, हम लिंगर, तुम यहाँ पे अभी क्यों खड़ी हो? मैंने सुना है मून गॉड पैलेस की मून गॉडेस आने वाली हैं। तुम दोनों वुमन हो, परहैप्स तुम दोनों को और बात करनी चाहिए। इतना कह के आवाज फेड हो गई थी। जब वो मून गॉड पैलेस के बारे में सुनती है, याओलिंग फाइनली रिलैक्स हो जाती है। वो गहरी सांस लेके बोलती हो, अब मैं समझी। याओची
रिवर इतनी बड़ी है, जरूरी नहीं है कि हम दोनों जियान से मिलेंगे, और हाल फिलहाल में एंटर भी नहीं करती हूँ। ये सब विचार जब उसके दिमाग में फ्लैश हो रहे थे, हमारा सीन चेंज हुआ था। को इस फिल्म की प्रोटेक्शन में जियान को ऐसा लगता है उसकी बॉडी गोल गोल घूम रही हो। हेवन अर्थ की काउंटलेस एनर्जीज की चादर में इकट्ठी हो रही थी। तभी आसमान में सुनाई दिए थे कई क्रैश के साउंड। हवा में सफेद रंग के पंख फैलते हैं। उस सफेद रोशनी के सामने जियान बिल्कुल चकाचौंध रह जाता है। इससे पहले अपनी आंखें खोल भी पाता तो उसकी बॉडी एक जेंटल सेंसेशन ढक लेती है। वो खुद से बोलता है करेंस की आवाजें। क्या ये याओची रिवर है? बेसिकली रिवर का मतलब होता है चाइनीज में टियानची। इस अनंत सफेद रंग की दुनिया में ऐसा लगता है हजारों नदियां बह रही हों और इनके बीच में इकट्ठा होता है क्रेन टाइप इमोर्टल बीस का झुंड। अभी जियान जिस नदी में होता है जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे 16 पहाड़ों ने ढक रखा था, इनके बीच में फॉर्म होती है वो टियानची। नोटिस करने वाली बात ही होती है कि इस रिवर में इकट्ठा होने वाला पानी उन हजारों मीटर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आ रहा था। ये मैजेस्टिक वाटरफॉल का नजारा होता है और ऊपर से देखने पर रिवर बिल्कुल फ्लॉलेस मिरर जैसी लगती है। इसकी सतह पे आसमान के बादल रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये उन सपनी जैसी लेकिन क्योटिक फ्लक्चुएशंस को रेडिएट करते हैं। टियानची के अंदर इमोर्टल बीज फ्रीली घूम रहे थे जैसे इन्हें डरावने झरनों का कोई डर न हो। वहीं पे जियान चुपचाप से एक जगह पे खड़ा रहता है। वो इन टावरिंग पीक्स और मैसिव वाटरफॉल्स को देखता है। धीरे धीरे उसकी धड़कनें बिल्कुल पानी जैसे शांत होने लगती हैं। उसके होठों पे हल्की सी स्माइल अपीयर हुई थी। वो खुद से बोलता है नदी ये बिल्कुल इल्यूजन और रियलिटी का मिक्स लग रही है। शायद इसे ही कहते हैं ट्रू फेरी लैंड। मैंने सुना था फर्स्ट जनरेशन लेडी याओची ने अपने डाव को यहीं पर रियलाइज किया था। यहाँ पे दाव का मतलब होता है वो रास्ता जो सुप्रीम पाथ की तरफ ले जाता है। ये याओची रिवर सच में अपने नाम की वर्दी थी। जब जियान के दिमाग में विचार चल रहे होते हैं उसका 6 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस हल्का सा हिलता है। फिर जैसे किसी की तरफ खींच रहा हो नदी की गहराई में से उठते कई बलबुले और ब्लब ब्लब ग्रगलिंग की आवाजें। ये जब फटते थे तो इसमें से निकलती थी एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी। जियान भी गहरी सांस लेके सीधा पुल के अंदर जाता है। वो बिल्कुल साफ पानी उसकी त्वचा के अंदर जाने लगता है। उसे महसूस होता है कि बिल्कुल ठंडी सेंसेशन जो जियान के सारे रोंगटे खड़े कर देती। एट द सेम टाइम इस नदी से भरी दुनिया से उठते हैं कई एंशिएंट पावर के थ्रेड्स। ये धागे उसकी नाक से होकर उसकी बॉडी में एंटर कर रहे थे। उसकी स्पेशल पावर जो कि लंबे समय से हिली नहीं होती और फाइनली उसके साथ कुछ बदलाव हो रहे थे। धीरे धीरे करके जियान की बॉडी नदी के अंदर जाने लगी थी। उसकी नस नस में वो अल्टीमेट कंफर्ट फैलता है। वहीं पे उस प्योर ऑरे की अब्जॉर्प्शन स्पीड बढ़ जाती है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जियान का स्पिरिचुअल पैलेस एक बार 10 लेयर स्ट्रक्चर को अप्रोच कर रहा था जो कि हेवन और अर्थ की बिल्कुल लिमिट होती है। हालांकि इसका पोटेंशियल तो एंडलेस था लेकिन उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसमें ब्रेक थ्रू करने के लिए। और स्पिरिचुअल पैलेस की 6th लेयर ये सोल पावर से ओवरफ्लो हो रही थी। ये जियान की माइंड और बॉडी को नरिश कर रही होती है। थोड़ी और देर बाद उसके सीने के अंदर छिपा हुआ छोटा सा कल्डन ये अपने आप ही ट्रेम्बल हुआ था। इसमें से सिजलिंग साउंड के साथ निकलती हैं कुछ हल्की सी फ्लेम्स। ये उन मिस्टीरियस एनर्जी की वेव्स रिलीज करती हैं जो नदी को घेरने वाली 16 पीक्स को ढक लेती हैं। लेकिन क्योंकि जियान अपनी सोल पावर को कल्टिवेट करने में पूरा फोकस दे रहा था वो इन पहाड़ों को नोटिस नहीं कर पाता और ना ही देख पाते आसमान के रोल होने वाले क्लाउड्स को। पहाड़ से नीचे आने वाले झरनों में से हल्की सी मूनलाइट शाइन हो रही थी। ये देखने में एंशिएंट और मिस्टीरियस लगती है। जियान स्लोली अपनी आंखें खोल के बोलता है गैदर। वो प्योर ट्रांसपेरेंट व्हाइट मिस्ट से बने हुए धागे ये धीरे धीरे उसके सामने कंडेंस होने लगे थे। इन्हें एक जगह पे इकट्ठा करने वाला जियान का फ्लेम कल्डन होता है। हम कुछ ही समय में जियान के सामने एक मुट्ठी के आकार की लाइट बॉल को देख सकते हैं। जब ये लाइट और पूरी तरीके से कंडेंस होता है इसकी सॉफ्ट और प्योर पावर पूरी दुनिया को जैसे शांति कर देती है। और जब इसकी चमक फैली थी इस नदी में मौजूद इमोर्टल बीस्ट भी खुशी की आवाजें निकालते हैं। जियान कहता है क्या ये इमोर्टल बीस्ट और टियानची रिवर की एनर्जी बॉडीज लग रही हैं? अगर ऐसी बात है तो क्या मेरी सोल पावर को टेम्पर करने के लिए सबसे अच्छी नरिशमेंट नहीं होंगे? इस विचार के साथ उसके फ्लेम कलर का सक्शन फोर्स और भी इंटेंस हो जाता है। ये धीरे धीरे करके उन इमोर्टल बीस्ट को अपनी तरफ खींचने लगा था। गूंजती है वो पफ 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 की आवाजें। इनकी बॉडी शैटर होती है। ये ऐसे प्योर पावर में ट्रांसफॉर्म होते हैं जिसे जियान ने कभी फेस नहीं किया था। ये लाइट और में एक नए ग्लो को देता है। ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करीब 1 घंटे तक चलती रही होगी। एक पॉइंट पे जाकर जियान को फाइनली महसूस हुआ था कि वो इंतजार नहीं कर सकता। उसकी हथेली बढ़ती है, गूंजती है पफ की साउंड। फिर आता वो वास्ट और बाउंडलेस हो रहा। ये पावर बस प्योर सोल एनर्जी नहीं थी बल्कि इसके अंदर कुछ और भी मिस्टीरियस होता है। जियान स्माइल के साथ खुद से बोलता है
इमोर्टल एनवॉय याओजू से ली गई इन प्रीशियस मेडिसिनल मटेरियल्स के साथ मुझे लगता है मैं स्पिरिचुअल ट्रैवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और रेयर मेडिसिनल मटेरियल्स को निकालता है जिन्हें उसने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था। बीच हवा में रिफाइनमेंट शुरू होती है। ये कुछ मिनट्स के बाद की बात होगी जब एक एमरल्ड कलर का लिक्विड जन की बॉडी को ढक चुका होता है। इन तैयारियों के बाद वो बोलता है आई होप तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। मुंह से वो ग्लास कलर की फ्लेम बाहर आई थी। ये सामने की उस लाइट ऑफ से मिलने लगती है। एट द सेम टाइम जन हैंडसेस को चेंज करके बोलता है फ्लेम मंत्रा बर्न द सोल, हेवन इज द डाउ, अर्थ इज द लॉ, द स्पिरिट इज कोर, बॉडी इज merely a vessel, burning the soul is the endless spiritual path। उसे सेंटर बना के पानी रिम 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 की आवाजों के साथ झंझनाने लगा था। साथ में वॉलेंटली ट्रेम्बल होता है उसका स्पिरिचुअल पैलेस की 6वीं लेयर फाइनली 7th लेयर को अप्रोच करती है। जियान को अचानक से चक्कर से आ गए थे लेकिन अपने आप को स्थिर रखने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। वो ध्यान से सेंस करते हैं अपने फ्लेम मंत्रा की बर्निंग सोल टेक्निक को। उसकी त्वचा की जितने भी पोर्स होते हैं इनमें से ग्लिस लाइट निकलती है। होली फ्लेम के द्वारा बार बार टेम्पर होने के बाद उसकी बॉडी बहुत ज्यादा प्योर हो चुकी थी और अब उस स्ट्रेंज पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। हम धीरे धीरे करके जियान की बॉडी पे क्रिस्टलाइन पैटर्न्स को बनते हुए देखते हैं। इन क्रिस्टल लेयर्स के अंदर की फ्लक्चुएशंस ये क्योटिक, एंशिएंट और ऑब्सक्योर होती हैं। मतलब इन्हें समझा नहीं आ सकता। ये अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है बर्न। उसकी ग्लास कलर होली फ्लेम राइज हुई थी। ये सीधा उसकी स्पिरिचुअल पैलेस को रिफाइन करती है। बर्निंग द सोल का मतलब होता है अपनी पूरी फाउंडेशन को जलाना, जिसमें उसका स्पिरिचुअल पैलेस भी शामिल था। अगर इस समय जियान अपनी होली फ्लेम को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसका स्पिरिचुअल पैलेस तबाह हो जाएगा। लेकिन अपने शरीर को ढकने वाली क्रिस्टल लेयर्स में से उस टेरिफाइंग एनर्जी को फील करके जियान जानता था कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। वो अपनी हिम्मत जुटाता है। फिर क्या जलने लगता है उसका स्पिरिचुअल पैलेस। ये सो कॉल्ड बर्निंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन से अलग नहीं होती है। जैसे होली फ्लेम का सैलाब बढ़ाता वो 10 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस बिल्कुल पहाड़ की तरह ढहने लगा था। जियान की सोल पावर जलती है। उसके दिलो दिमाग में बढ़ता है वो टीयरिंग पेन, जैसे उसकी सारी नसें खींची जा रही हो। उसकी आंखें ब्लड शॉट हो जाती हैं। वो किसी वॉन्डेड बीस्ट की तरह दहाड़ता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं शाओक्लैन का डिसेंडेंट इस स्टेप पे आने के बाद हार मान जाऊंगा? वो हैंडसीज को चेंज करके बोलता है फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट, फर्स्ट रेयम बर्न द फाउंडेशन। ये कहती उसका स्पिरिचुअल पैलेस शैटर हो गया था। साथ में उसका ऑरा नीचे गिरता है। मुंह से ग्रक की वजह खून की उल्टी हुई थी। अभी जैसे जियान की रूह में डर भर गया हो। वो सोचता है अगर उसकी जजमेंट फेल हुई और अगर उसका स्पिरिचुअल पैलेस पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया तो वो शायद कभी भी उसको रिफाइन नहीं कर पाएगा और बिना सोल पावर के वो बस एक क्रिपल रह जाएगा। इसी मोमेंट के कोलैप्स पे जियान की त्वचा को ढलने वाली क्रिस्टलाइन लेयर्स बूम की आवाज के साथ अपने ऑरे को फैलाती हैं, जो उसके शरीर के फ्लेम मंत्रा से वॉलेंटली रेजोनेट होती हैं। ये क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स टूट टूट के सीधे उसके खाली सोल रियम के अंदर जाते हैं। भले ही हम बाहर न सुन सकते हो लेकिन जियान के माइंड में पेनी पेनी क्रैश की आवाजें गूंज रही थी और इनके साथ उसका फ्लेम कर्लन भी रोटेट होता है। इसमें से एक के बाद एक ऑब्सक्योर और एंशिएंट रून्स निकलते हैं। ये जियान की सोल ओरिजिन को गाइड करने लगे थे, बनाने लगे थे नए स्पिरिचुअल पैलेस को। जैसे इसमें और भी सोल एसेंस फ्लो होती है। ऐसा लगता है जियान के ऊपर कोई नशा चढ़ गया हो। करीब 1 मिनट के बाद उसका स्पिरिचुअल पैलेस रिफॉर्म हो गया था, लेकिन इस बार इसे ढक लिया होता एक हल्के से येलो ऑरे ने। ये और इतना वास्ट, इतना एंशिएंट था कि इसके सामने जियान भी खुद को इनसिग्निफिकेंट समझता है। एंड एग्जैक्टली क्या चीज होती है? वेल, इसे कियोस कहा जाएगा। फ्लेम मंत्र फुल फोर्स के साथ एक्टिवेट होता है। बाहर के पानी में भी शावू 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 की आवाजें गूंजती हैं। फ्लेम बार बार वॉलेंट होती है। उसका 6 लेयर वाला स्पिरिचुअल पैलेस स्टेबलाइज हुआ था। फिर फ्लेम मंत्रा में से इरप्ट होती है वो टेरिफाइंग पावर जो सीधा उस पैलेस के अंदर जाने लगती है और उसके साथ जलता है वो 7वां लेयर। जियान की बॉडी को सेंटर बना के फैलती हैं वो इनविजिबल और मिस्टीरियस फ्लक्चुएशंस। पूरी नदी को एक टेरिफाइंग सोल प्रेशर ढकता है। ऐसा लगता है इस वजन के सामने पूरी याओची रिवर कांप रही हो। वो बचे रह के इमोर्टल बीस्ट बिल्कुल साइलेंट पड़ जाते हैं। ये पानी की सतह पे बिल्कुल मोशनलेस पड़े थे, जैसे इनकी बिल्कुल आवाज करने की भी हिम्मत न हो। ये सेकंड रेम ऑफ बर्निंग, जिसे बर्निंग द सोल कहा जाता है, अब वो कंप्लीट हो चुका था और जियान के स्पिरिचुअल पैलेस में अब 7 लेयर्स होते हैं। हालांकि लास्ट वाला भी पूरा भरा नहीं होता, लेकिन ये निशानी होती कि जियान पहुंच चुका है हाफ स्टेप स्पिरिचुअल ट्रैवल लेवल पे। लेकिन अभी तो ये शुरुआत ही, समय धीरे धीरे निकलता है। 1 दिन, 10 दिन, 100 दिन। इस मोमेंट में आके जियान को भी पता नहीं होता है कि वो टियानशी जेड लेक के अंदर कितना समय बिता चुका है। उसके दिमाग में बस एक बात साफ थी कि उसकी बॉडी के अंदर की सोल पावर ये स्थिरता से और लगातार ग्रो हो रही है। अभी जियान नदी के अंदर नहीं बल्कि इसकी सरफेस पे बैठा हुआ होता है। उसके शरीर को ग्लेस फ्लेम सराउंड कर रही थी, लेकिन ध्यान देने वाली चीज होती वो अजीब सी येलो एनर्जी जो उसके अराउंड फ्लो कर रही थी। ये येलो पावर बिलोंग
बिलोंग करती है कियोस को। जियान खुद नहीं समझ पा रहा था कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस पावर यानजी के अंदर क्यों अपीयर हुई। बस अफसोस की बात थी कि इसके क्योटिक फैक्टर्स कुछ ज्यादा ही कमजोर होते हैं, वो उसे खुद के लिए रिफाइन नहीं कर सकता था। लेकिन तब भी वो भले इन्हें कंट्रोल न कर पा रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनके द्वारा दी गई प्रोटेक्शन हल्की होती है। इस कियोस पावर की ढाल में कोई भी उसके स्पिरिचुअल पैलेस को आसानी से टच नहीं कर सकता है। अगर कोई एक्सपर्ट उसके ऊपर सोलर अटैक करता है तो कियोस के सामने बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा। फिर जब हम ध्यान देते हैं जियान की बॉडी की तरफ जिसकी रिफ्लेक्शन टियांची रिवर में पड़ रही थी, तो हमें एक और सरप्राइज मिलता है। अभी उसकी बॉडी ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट थी। ये क्लियर था कि लेट से हुआ युआन से हाफ स्टेप स्पिरिचुअल ट्रेवल में ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल कैजुअल नहीं था। शुरुआत में उसकी सोल पावर वॉलेंट हुई थी, फिर ये धीरे धीरे शांत होती है। हम करते हैं थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड। ये वो पल था जब जियान ने अपनी आंखें खोली थी। इसी मोमेंट में उसकी बॉडी से वेंग क्रैक की आवाज के साथ वो भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस फैलती हैं। ऐसा लगता है टेरिफाइंग और स्पेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता हो। और उसके रिएक्शन में इस लेक के ऊपर का आसमान अचानक से काले बादलों से ढक जाता है। इसके अंदर फ्लेकर होते हैं थंडर, वो हजारों वॉलेंट लाइटनिंग बोल्ट्स क्योटिकली डांस करते हैं। कंफ्यूजन में जियान ने अपने सिर को उठाया था। वो कहता है गॉड एसेंशियल बाउंड्री कि अब भी मुझे ट्रिबुलेशन का सामना करने की जरूरत है। आसमान के उन बादलों में बिजलियां ही नहीं बल्कि टेरिफाइंग स्पेस स्टॉर्म भी थे, और ये फ्लक्चुएशन साफ तौर पे सोल पावर को टारगेट करती हैं, चाहे वो इमोर्टल एसेंशियल बाउंड्री हो या फिर इनकारनेशन रैंक की। दोनों इस दुनिया के बिल्कुल पीक पे खड़े होते हैं। बेसिकली बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेवन और नेचुरली थंडर पनिशमेंट को भेजता है। ऊपर स्पेस टॉप में बूम बूम की आवाजें सुनाई देती हैं। निकलती हूँ पिच ब्लैक थंडर स्नेक जो कि जियान को अपनी फिरोशियस आंखों से देख रहे थे। उसके दिल में एक हल्का सा प्रेशर भर जाता है। साथ में जियान की बॉडी धीरे से हवा में उठने लगती है। वो रिलीज करता है अपने स्पिरिचुअल पैलेस को। आंखों में डिटर्मिनेशन थी, गूंजती पफ 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 की आवाजें। उसकी बॉडी को ग्लास कलर फ्लेम और सोल पावर के बैरियर ने ढक लिया था। फिर क्या बिना हेजिटेशन ये शूट हो जाता है ऊपर के थंडर स्नेक की तरफ। वो थंडर स्नेक हिस करता है। इसकी मैसिव बॉडी गोल गोल घूम के उस डरावने स्पेस स्टॉर्म को अपने साथ लाई थी। ये बिल्कुल जीती जागती मौत जैसा लग रहा था, लेकिन अगले इंस्टेंट में जो हुआ था वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी होता है, क्योंकि जिस पर वो थंडर स्नेक नीचे की तरफ आया होता है, इस नदी को घेरने वाले वो 16 ऊंचे ऊंचे पहाड़ क्रैक बस बस की वजह से रिलीज करते हैं उन येलो वेव्स को। फिर 16 पीले रंग की लाइट बीम्स एक दूसरे में इकट्ठा होके बनाती हैं एक मिस्टीरियस येलो फॉर्मेशन को। ये फॉर्मेशन बहुत तेज चमक रखती थी, जैसे डिवाइन पैलेस हो, चाहे वो थंडर स्नेक हो या फिर आसमान के कियोटिक क्लाउड्स। इस फॉर्मेशन के सामने बिल्कुल चाय कम पानी लगते हैं। हम इन्हें तुरंत ही डिस्पर्स होते हुए देखते हैं। पीछे रह जाता है बस वो साइलेंस। लेकिन जियान को झरनों वाले पहाड़ों के पीछे से एक हिडन केव फील हुई थी, और ऐसा लग रहा था इसमें से एक हल्का सा ऑरा जाग रहा हो। फिर उसकी नजरें ऊपर की फॉर्मेशन पे जाती हैं। उसने सोचा नहीं था कि इस याओची रिवर के डिफेंसेस इतने ज्यादा डरावने होंगे। अगर याओलिंग ने आज उसकी हेल्प न की होती तो शायद वो इस जगह पे कभी एंटर नहीं कर पाता। वो अपने आसपास की फ्लक्चुएशंस को फील करता है, और उसके स्पिरिचुअल पैलेस की 7th लेयर बस पार्शियली फिल हुई होती है, लेकिन ये काफी थी। ये हाफ स्टेप इमोर्टल एसेंशन की सोल पावर उसे एक नई दुनिया को सेंस करने में हेल्प करती है। जियान कहता है इमोर्टल एसेंशन बाउंड्री सच में अपने नाम की वर्दी है। अगर मैं इसके साथ सोल बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं बस अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही जेन्युइन ट्रिपल रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स को भी सप्रेस कर पाऊंगा। जब जियान लेट से हुआ युआन रियल में था तो यंगर जनरेशन में ऑलरेडी सबसे पीक पे होता है, लेकिन अब हाफ स्टेप इमोर्टल एसेंशन की सोल पावर ये उसे पूरे रियम को क्रॉस करके फाइट करने में हेल्प करेगी। यानी कोई डिफरेंस छोटा था लेकिन गैप बहुत बड़ा होता है। यार अपने सिर को झुका के बोलते है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो चला जाए। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया था। उसकी बॉडी से मैस्टिक सोल पावर बिल्कुल सैलाब की तरह फैलती है। ये पूरी टियांची रिवर को ढकने के बाद भी रुकी नहीं थी। ये एक्सपेंड होती है पूरे याओची वंडरलैंड में, जैसे ये भी इसकी लिमिट ना हो। इस स्पिरिचुअल ट्रैवल के दौरान जान को एक ऐसा ऑरा भी फील होता है जैसी पावर को शायद फायर एल्फ ट्राइब के एल्डर्स भी पोजेस न करें। इसमें कोई डाउट नहीं था कि प्रेजेंस ये यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस की थी, लेडी याओची की। वो अपनी सोल एक्सप्लोरेशन को रोकता नहीं है। ये इस जेड लेक के बिल्कुल बियॉन्ड चली गई थी, फिर पेंगलाई वंडरलैंड और टाइशु इमोर्टल लैंड। लेकिन जस्ट जियान इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस को चेक ही कर रहा होता है, न जाने कहाँ पे छिपा हुआ एक अजीब सा डार्क ऑरा उसे रिएक्ट करता है। एक क्रैक की वजह से उसकी सोल में झंझनाहट फैलती है। जियान तुरंत ही वर्ल्ड में क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठ गया था। वो खुद से पूछता है कैसी पावर है। अपनी आंखों को बंद करके उसमें से सोल पावर को गाइड करता है जो उस डार्क क्रैक से होते हुए अनजाने रीजन में चली जाती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि इमोर्टल वर्ल्ड जिसे पैराडाइज कहा जाता है वहाँ ऐसा सिनिस्टर और चालाक ईवल ऑरा कैसे
एग्जिस्ट करेगा। उस डार्क फिशर के अंदर मौजूद होता है एक डिस्टॉर्टेड इल्यूजरी मेमोरी स्पेस। ये वो जगह थी जिसने एक सफेद रंग के लाइट गेट को छिपाया हुआ था और इसी गेट में होते हैं वो 10 ग्लूमी कॉफिन्स। वो 10 कब्र हैं जिन्हें जियान ने पहले देखा होता है। अपनी हाफ स्टेप स्पिरिचुअल असेंशन की सोल पावर के साथ वो अच्छे से फील कर पाता है कि लाइट गेट किसी बहुत ही मिस्टीरियस दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो 10 सिनिस्टर कॉफिन्स ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इविल फॉर्मेशन बना रहे होते हैं, जैसे उस गेट को इम्प्रिजन और सप्रेस कर रहे हो। इस मोमेंट में जियान के दिल में एक चिल फैल गई थी। वो खुद से बोलता है तो ऐसी बात है, तो इन 10 इविल कॉफिन्स का काम एक्चुअली इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर को रोकने का है, उसके एंट्रेंस को सील करने का। क्योंकि अगर इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर सील हुआ तो इमोर्टल रियम के तीनों हेवंस अपनी प्रोटेक्शन को खो बैठेंगे और तब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जियान इमेजिन भी नहीं कर पाता। लेकिन इससे पहले वो एक्शन ले पाता, एक वास्ट एनर्जी प्रेशर उसके सोल ऑरे से टकराता है। जियान अपनी सोल फॉर्म को तुरंत ही वापस ले लेता है और आंखें बिल्कुल अलर्टनेस से भर गई थी। हमारा ध्यान उसी वॉइड में जाता है जहाँ हजारों काले कौवे अचानक से अपीयर हुए थे। एक ग्लूमी आवाज कहती इमोर्टल वर्ल्ड की सोल पावर लेकिन किस ग्रेट एग्जिस्टेंस को बिलोंग करती है? क्या वो लेडी याउची है या फिर मून गॉड पैलेस के मास्टर या फ्लावर गॉड पैलेस के मास्टर? ये बोलने वाला और एक्सट्रीमली इविल था, लेकिन बात ऐसी भी नहीं होती कि जाने से अनफेमिलियर हो, क्योंकि इस आवाज के पीछे का सोर्स वही होता है जैसे घोस्ट सीरियल में जन ने लाइट डीमन के दुश्मन से फील किया होता है। उस इविल एग्जिस्टेंस के हमले का सामना करने के बाद जन को कुछ सेकंड्स तक डिजीनेस होती रहती है। उस अजीब सी पावर का विरोध करने के लिए जन को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वो सोचता है इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर पे आखिरकार किसकी नजर है। जियान को भरोसा था कि इमोर्टल रियम जैसे पिनिकल एग्जिस्टेंस के पास शायद वो डरावने 5th रिइंकार्नेशन रैंक इवन 6th रिइंकार्नेशन रैंक के बीइंग्स होंगे। फिर इन इविल फोर्सेस के इनके एंट्रेंस को सील करने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर इनका पर्पस क्या है? जियान की रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन तब भी उसकी कल्टिवेशन की लिमिट होती है और इस इविल एंटिटी के सामने जियान बिल्कुल चींटी ऐसा महसूस करता है। लेकिन ऐसे डेस्परेट मोमेंट में भी जियान को कुछ अनयूजुअल फील हुआ था। वो ब्लैक शैडो जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है, लगता है उसकी सोल पावर अब भी असेंशन रियल में नहीं गई है। वो और लेट से युआन रियंग का था। जिस तरीके को डीमन किंग की वाइफ डीमन ऑफ लाइट को इविल रेस में किंग का स्टेटस दिया गया था, तो उसका दुश्मन भी कम से कम एक रेड किंग लेवल का एग्जिस्टेंस होगा या उन इविल गॉड रैंक्स में से एक। बेसिकली स्पिरिचुअल ट्रैवल का मतलब होता है कि जियान की सोल पावर उसके शरीर को छोड़ के और कहीं भी जा सकती है, लेकिन इस अजीब सी असॉर्ट के सामने वो कमजोर हो रही थी। कुछ ही पलों में ऐसा लगता है जैसे कोलैप्स होने वाली हो। जियान सोच लेता है कि अब आगे इन्वेस्टिगेट करना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए बिना हेजिटेशन के भागने का प्लान बनाता है। उसकी सोल पावर एक स्पेस क्रैक में भागती है, लेकिन वो शैडो धाड़ के बोलता है तुम इस डीटी के प्लान को खराब करना चाहते हो, ये इतना आसान नहीं होगा। इविल गॉड सील कर्स ऑफ द डार्कनेस। वो शैडोज में से कई कौवे बाहर निकलते हैं। ये साइलेंटली अपने मार्क को जियान की भागने वाली सोल पावर पे छोड़ देते हैं। इतना काम करके वो ब्लैक शैडो कोल्ड आवाज में कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सीक्रेट को कैसे एक्सपोज कर पाते हो। वो फिर से ध्यान देने लगता है 10 ग्लूमी कॉफिन्स के ऊपर जिनसे एक बहुत ही भयानक इविल फोर्स रिलीज हो रही थी। ये इमोर्टल वर्ल्ड के उन गेट को सील करने लगती है। अब ऐसे मूवमेंट को अब तक कोई डिस्कवर क्यों नहीं कर पाया कोई नहीं जानता था। वर्ल्ड फिर से शांत हो जाता है। सीन वापस से टियांची रिवर के ऊपर जाता है, यहाँ पे जियान की सांसें अचानक से भारी हो जाती हैं। जिस एग्जिस्टेंस से अभी उसका सामना हुआ था वो डेफिनेटली अभी के जियान के लेवल से काफी ऊंचे दर्जे का है। हालांकि टियांशी रिवर उसे रिलीफ पहुंचाती है, लेकिन उसका दिल वॉलेंटरी ट्रेम्बल होना बंद नहीं होता। माथा पसीने से ढक जाता है। जियान फिर भागने से पहले के आखिरी पल को याद करके बोलता है कर्स ऑफ डार्कनेस। वो एग्जैक्टली क्या चीज थी? लगता है मुझे यहाँ से जल्दी जाके इमोर्टल रियम के लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। अब इसके स्पिरिचुअल पैलेस में काले रंग का कौवा बैठ चुका था। जियान ने चाहे होली फ्लेम का इस्तेमाल किया हो या फिर किसी और फोर्स का, वो ना ही से तबाह कर पाता है ना ही से बाहर निकाल पाता है। ये बहुत अजीब चीज थी। फिर जब जियान सोचता है कि इमोर्टल रियम के लोगों को क्या बताया जाए, उसके दिमाग के अचानक से फ्यूज उड़ जाते हैं, क्योंकि जियान पाता है कि वो इन शब्दों को बोल नहीं सकता, जैसे इस सील ने उसके विचारों पर लगाम लगा दी हो। ये सो कॉल्ड कर्स ऑफ डार्कनेस ये कोई जान के ऊपर खतरा नहीं होता, लेकिन इसका असली पर्पस होता है रिस्ट्रिक्शन, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन बैन। जैसे जैसे जियान अपने विचारों को परखता है उसे मालूम पड़ता है कि कुछ समय पहले उसने जो भी डिस्कवर किया था वो ना ही उसके बारे में कुछ बता सकता है ना ही सोच सकता है। और जिस मोमेंट में जियान ये ट्राई करता है तो उसके विचार जैसे ब्लरी होने लगे हो, जैसे उसके दिमाग में एक इनविजिबल लॉक लग चुका हो। वो जस्ट इस कर से स्ट्रगल कर रहा था, इसी वक्त सामने की 16 पहाड़ों में से एक के ऊपर एक फिगर अपीयर होती है। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहती है याची वंडरलैंड के फॉरबिडन एरिया में तुम क्यों आए हो? मुझे बताओ कि तुम आए कहाँ से हो, वरना एक जेड से बनी
बनी हुई तलवार जियान की तरफ पॉइंट हो रही थी और इस वुमन ने सफेद ड्रेस पहन रखी होती है। इसकी स्कर्ट पे ब्राइट मून का पैटर्न था। अब ऑथर इसकी तारीफें तो बहुत कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये बिल्कुल एक इथेरियल ब्यूटी होती है। फर्क बस इतना था कि इसकी आंखों को एक रिबन ने ढक रखा था। उन आंखों में सफेद रंग की रोशनी बहती है जैसे वो अंधी हो। और इस आवाज को सुन के जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उसके पास कर्स के ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं होता। वो अपने सामने की वुमन पे फोकस करता है। उसका ऑरा बहुत अजीब था। ये अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग मून एट्रीब्यूट फ्लक्चुएशन को कैरी करती है। हालांकि उसकी कल्टीवेशन बस फर्स्ट रैंक रिइंकार्नेशन पे थी, लेकिन वो तब भी जियान के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर लगा पा रही थी। इससे भी ज्यादा अनसेटलिंग बात होती है कि अपनी आंखों को ढकने के बाद भी जियान फील करता है उस ऑपरेसिव वॉरियर को अपने ऊपर लॉक होते हुए। वहां से गोड़ के बोलता है कोई मून गॉड पैलेस से। स्पेस वैंग बस के साउंड के साथ क्रैक होता है। ये था उसकी बॉडी से राइज होने वाली ग्लास कलर फ्लेम्स की वजह से। जियान ने यहाँ पे नॉर्मल होली फ्लेम नहीं बल्कि सोर्स पावर को एक्टिवेट किया था, जिससे इस नदी के पानी में आग लग जाती है। इवन टियांची ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। इस ऑरे को फील करके वुमन अपनी जुल्फों को संभाल के बोलती एक फायर एट्रीब्यूट का कल्टिवेटर, चलो मैं तुम्हें कैप्चर करके याओची वंडरलैंड लेके जाऊंगी जिसे तुम माफी मांग सको, क्योंकि याओची फॉरबिडन एरिया में सीक्रेटली घुसना एक कैपिटल क्राइम है। उसके एब्राउज के पीछे एक पावरफुल रून चलने लगा था। फैलता है वो एंशिएंट ऑरा और इसे सेंस करके जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहता है नहीं, क्या तुम कोई गलती नहीं कर रही? तुम शुरुआत में एक डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करना चाहती हो। जियान यहाँ पे डिवाइन वेपन क्यों बोल रहा था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी पीठ पे गॉड स्लेइंग रूलर जो कि आराम कर रही होती है वो अचानक से फड़फड़ाने लगी थी। इसमें से निकलते हैं वॉलेंट इमोशंस। ये धाड़ रही होती है खुद इंसानी दुनिया के सेकंड रैंक डिवाइन आर्टिफैक्ट होने की वजह से। आखिर वो लो रैंक के डिवाइन वेपन जिसके सामने सर कैसे उठा सकते थे? इस मोमेंट में जियान समझ चुका होता है इस वुमन के हाथ में जो जेड सोर्ड है और उसके माथे का मून रून ये मिलके एक डिवाइन वेपन बनाते हैं। फिर क्या लड़के अपनी सोर्ड को घुमाती है। वो कहती अंडर द मून डुअल। एक पल में ऐसा लगता है जैसे आसमान नीचे गिर पड़ा हो। उसके पीछे एक तेज चमकने वाला मून दिखाई देता है। नीचे सब कुछ इल्यूजरी हो जाता है जैसे कोई रिफ्लेक्टिंग मूनलाइट हो और उसकी बॉडी में से निकलते लगातार लूनर ऑरे। इस मोमेंट में उसकी प्रेजेंस बिल्कुल जियान के बराबर होती है और ये जियान के एक्सप्रेशन को सॉलम कर देता है। बेसिकली इससे पहले वो रेयम्स को क्रॉस करके फाइट किया करता था, लेकिन आज ये मून गॉड की लड़की वैसा कर रही होती है। लेकिन तभी जियान बहुत से कोड़ता है। वो खुद से सोचता है इसका और इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये एक इल्यूजन है? अभी इल्यूजन है या फिर नहीं इसके बारे में तुम्हारा भाई भी नहीं बता सकता। अगर आप सब गैस कर सकते तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताओ। नेक्स्ट एपिसोड में क्रिएट होने वाला एक सीन एट द सेम टाइम जियान अपनी आगे के प्लान को भी तैयार करेगा। आप अगर उसे मिस नहीं करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे जैसे ही वीडियो रिलीज हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड एज यू कैन सी हम एपिसोड की ड्यूरेशन को बढ़ा चुके हैं, तो फिर इसके साथ आपका सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। फटाफट से वीडियो को लाइक करो और छोड़ो एक प्यारा सा कमेंट, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। और अगर बात इंतजार की हो ही गई है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा है, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को। इससे न सिर्फ तुम्हारे भाई की फाइनेंशियली हेल्प होगी बल्कि आप अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर पाओगे। वहीं भी जिनका मन एक एपिसोड से भी नहीं भरता है, वो हमेशा रहना चाहते हैं 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो वो डेफिनेटली अपनी मेंबरशिप लेवल्स को इमोर्टल एम्पायर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ये जॉइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। के लिए दिस इज गुड बाय।